जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल सेल्फ स्टडी हब पे। तो आज का सेशन है अग्निवीर एग्जाम 2026 को लेकर ये प्रश्न सब कुछ बनाया गया है। इस पीडीएफ को अग्निवीर के मुताबिक मतलब उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जैसे ऐसा प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहा, मतलब कि जो लोग परीक्षा दे दिए हैं उन लोगों को देखने को मिला होगा प्रश्न, वैसा ही प्रश्न इसमें भी देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, बी ऑप्शन है हॉकी, सी ऑप्शन है कबड्डी और डी ऑप्शन है फुटबॉल। तो यहाँ पर बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये अपना देश भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में है। तो बिल्कुल ज़्यादा क्रेज हम लोग के देश में है क्रिकेट के, ठीक है। ज़्यादा क्रेज जो है हम लोग का देश में किसका है? क्रिकेट का है। लेकिन हम लोग का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हम लोग का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा हॉकी। हम लोग का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी कोई देखता ही नहीं है। तो राष्ट्रीय खेल को अपने मतलब कि सपोर्ट कीजिए, देखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी और फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होता है रंगवी फुटबॉल में। किस में होता है? रंगवी फुटबॉल। रंगवी फुटबॉल जो कुछ इस प्रकार का उसमें बॉल होता है, नारियल के आकार का, उसको ही लेकर भागना होता है, पटकना होता है सब। उसमें होता है 15 खिलाड़ी। याद रखिएगा, एक पक्ष में, एक मतलब टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919। सब अप्रैल है, सब 1919 है, लेकिन बस तारीख बदलती गई है। बताइए आप लोग फटाफट कब हुआ था? तो बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था? अमृतसर, अमृतसर पंजाब में ये हुआ था, पंजाब राज्य में, ठीक। आप लोग को पता होगा। और पंजाब राज्य को ही 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं और तीसरा प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? यानी किसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं ये बताना है। किसके पास सबसे अधिक उपग्रह है यही बताना है, ठीक। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? बिल्कुल शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और शनि का जो मोस्टली नाम आता है उपग्रह का टाइटन। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन का नाम आता है बार बार। और पृथ्वी का एकमात्र ही उपग्रह है जो है चंद्रमा, अपना मून, जो ये पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। बात करें मंगल की, तो मंगल के भी मतलब 2 ठो उपग्रह हैं। इसका भी नाम बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको बता रहा हूँ। इसका फोबोस और डिमोस, इसका फोबोस और डिमोस 2 ठो है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा बृहस्पति के कितने ग्रह हैं, बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं ये बताना है, संख्या बतानी है, ठीक है। कितने उपग्रहों की संख्या है ये बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न जो है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? मतलब कौन थे? प्रथम पूछा है, वो बीत चुका है इसलिए थे, ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो आप लोग कमेंट करिए कब मतलब कौन थे। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन, ठीक है। गृह मंत्री पूछा है, ना कि कुछ और। ये जो डी हैं, डी लाल बहादुर शास्त्री, ये उप मुख्यमंत्री थे, मतलब कि उप प्रधानमंत्री थे। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए तो यहाँ पर देखिए, पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ये प्रेसिडेंट थे पहले भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये थे पहले पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मतलब कि ये थे गृह मंत्री। और इन्हीं की मूर्ति जो है, इन्हीं की मूर्ति 182 मीटर ऊंची है, जो कि अहमदाबाद में बनी है और नर्मदा तट के किनारे बनी है, नर्मदा नदी के किनारे बनी है। ये पूछता रहता है कि कहाँ पे बनी है, किस नदी के किनारे बनी है और कितनी ऊंचाई पे है, तो इसमें सब डाउट क्लियर हो जाएगा। 182 मीटर, नर्मदा नदी के किनारे और अहमदाबाद गुजरात राज्य में। ठीक है, क्लियर होते हुए सब चलिएगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न में कई फैक्ट्स हैं, तो इसलिए सबको क्लियर करते चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, महानदी, गोदावरी, सतलुज। तो बताइए, हीराकुंड बांध जो है सबसे मतलब कि लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है ये बताना है। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल मतलब कि करेक्ट हो जाएगा। महानदी जो है ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य में है, और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। आप लोग याद कीजिएगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, सबसे लंबी नदी भारत की 2525 मीटर लंबी है भारत की गंगा नदी। 2525 किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर है, ठीक है, मीटर नहीं, किलोमीटर। 2525 किलोमीटर लंबी है भारत की गंगा नदी। ठीक, चलिए, और इसमें देखने वाली बात है कि जो सी ऑप्शन में दिया गया है, ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण, साउथ गंगा के नाम से ये जानी जाती है, गोदावरी। और आप लोग को पता होगा सतलुज। सतलुज क्या है? सतलुज नदी पे ही भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध किस पे है? भाखड़ा नांगल बांध, ये भी पूछता है। सतलुज नदी पे है, और ये कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब। आप लोग को पता होना चाहिए, पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सतलुज नदी पे बना है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महानदी। उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उसकी राजधानी। आगे प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। बताइए। बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक। कर्नाटक का ही लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। आप लोग को पता होगा, बेंगलुरु इस समय इसका नाम हो गया, बेंगलुरु बोल रहे हैं लोग सब। और असम का बिहू है, बिहू जो डांस है वो असम का है। केरला का कथकली सबको पता है, कथकली। और ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कौन है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सबको क्लियर हुआ सब जगह का। ये सब ऐसे ऐसे मतलब कि प्रदेश हैं जहाँ पे उनका जो नृत्य है वो पूछा जाता है। तो कर्नाटक का याद रखिएगा, यक्षगान होता है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। और 7 नंबर पूछा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन इस पुस्तक का मतलब कि लेखक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये है अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले पीएम, उनका ये पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में, अभी हाल ही में जो बदलाव किए गए हैं, जैसे कि वैसे तो राज्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन 7 सिस्टर में बदलाव हुआ है। वो अब बदल के दूसरी हो गई है, मतलब कि 7 सिस्टर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना। 7 सिस्टर के बारे में आप लोग को पता होगा। 7 सिस्टर कहते किसको है? तो जो जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, उधर सब जो भी हैं राज्य, मतलब कि पूर्व के राज्य जो भी हैं, ये सब 7 सिस्टर हैं। ठीक, और ये जो होता है केंद्र शासित प्रदेश अब 8 हो गया है। आप लोग को पता होगा, जम्मू को भी केंद्र शासित में शामिल कर दिया गया है। और अभी फ़िलहाल में हम लोग के देश में 28 राज्य हैं, यानी 28 राज्य। ठीक है, याद रखिएगा 28 राज्य हैं। ये भी कंफ्यूज कभी कभी कर देता है, क्योंकि ज़्यादा लोग 29 और 28 में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक हैं वो। वही संविधान, वही कानून बनाए थे, सब उन्हीं के कंट्रोल में था। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो बताइए फटाफट। बिल्कुल सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कौन सा नारा दिए थे? जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी कब दिए थे? सन 8 अगस्त सन 1942 को दिए थे, जब उस वक्त हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत का सबसे लास्ट आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, और उसी आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। और उसी के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ, 1947 में देश आज़ाद हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हो गया ए ऑप्शन सही। आगे बढ़ जाते हैं। और 11 नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्षेत्र होता है सब पुरस्कारों का, विज्ञान का क्षेत्र, साहित्य का, खेलकूद या फिर सिनेमा। तो बताइए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। अर्जुन पुरस्कार जो होता है खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, अच्छे खिलाड़ियों को दिया जाता है। जैसे हमारे विराट कोहली जी हैं, इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार इसको मतलब मिल गया है इनको पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। और ऐसे खिलाड़ी का नाम बताइए क्रिकेट में जो जिनको भारत रत्न मिल चुका है, अभी भी मिला है, और वो बिल्कुल बिंदास हैं भारत रत्न के साथ। तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। वो हैं सचिन तेंदुलकर। उनको भारत रत्न प्राप्त है, उनकी सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता है। एक पान के पत्ते के जैसा होता है, बस वही मिल जाता है। और उसका पावर ये है कि आप भारत में कहीं भी ट्रेवलिंग करेंगे, फ्री में करेंगे, कहीं भी आपको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। ये है भारत रत्न का पावर। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। श्रीनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है झेलम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी की सहायक नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर, अभी मैंने बताया। इसी की सहायक नदी, और वो भी सबसे लंबी। सहायक नदी तो होगी लेकिन सबसे लंबी होगी सहायक में भी, तो वो है यमुना। यमुना नदी है भारत की एक ऐसी नदी जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो कामाख्या देवी मंदिर जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 15वां प्रश्न है कि मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र होते हैं? मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 14, 21, 26। तो बिल्कुल भी ऑप्शन सही होगा। देखिए मटर के पौधे में होते हैं 14, और देख लेते हैं प्याज में 16 होता है। प्याज में कितना होता है? 16 होता है। याद रखिएगा, मैं प्याज के जैसे थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ये प्याज में कितना होता है? 16 होता है। और ये 46 होता है जो हम लोग का होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। आप लोगों को पता होगा मनुष्य में 46, 21 कुछ किसी में नहीं है, 26 है जो मेढक में है। मेढक 26 जो है मेढक में है। और मेढके का वैज्ञानिक नाम बार बार पूछता है, राना टिग्रिना। याद रखिएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। इंसान का जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सबको पता ही होगा, होमो सैपियंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया है? कैसे भी कोशिका, लेकिन पहले बार कोशिका की खोज किसने किया ये बताना है। लेमार्क, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या फिर कैमिलियो गाल्जी। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार, तो वो है अपना मुंबई में स्थित, जो कि भारत का सबसे बिग शहर है, बड़ा शहर है, जो फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड भी इसी को कहा जाता है, मुंबई को।
ठीक है, और इसी को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया को। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, खेल के कोच यानी प्रशिक्षक को, अंपायर को, वैज्ञानिकों को। तो देखिए ये नाम में ही छिपा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य खुद एक गुरु थे, इसलिए यहाँ पर गुरु वाला ऐसा ही होगा, यानी खेल के कोच जो होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, वो गुरु ही होते हैं और उन्हीं को ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, और अच्छे खिलाड़ियों को मैंने बताया था कि अर्जुन पुरस्कार मिलता है, इसके ऊपर अभी बताया था अर्जुन पुरस्कार किसे मिलता है? अच्छे खिलाड़ियों को। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 6, 14, 31, 29। चेहरे पे बतानी है, चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं? हाँ बिल्कुल सही होगा, 14। 14 जिसका भी आ रहा है मन में वो 14 बिल्कुल सही है। चेहरे पे हमारे 14 हड्डियां होती हैं और कान में होती हैं 6, जो कि आप लोग को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, वीर चक्र, भारत रत्न, परमवीर चक्र। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो बिल्कुल सी ऑप्शन है भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसको भी मिल गया वो समझिए कि एकदम भारत में एकदम राजा की जिंदगी जिएगा। ठीक है, उसको अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है, उसको स्पेशल एकदम बना दिया जाता है, कहीं भी हो जाएगा, उसका कोई भी चेकिंग वोकिंग नहीं होगा, कहीं भी रुकावटें, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, भारत रत्न भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। सबको पता है राजस्थान में स्थित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें एशिया में सबसे बड़े रेगिस्तान की, तो वो है गोबी, गोबी जिसका नाम है गोबी, और जो कि मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में, और ये एशिया में ही है। पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो वो है गोबी मरुस्थल, और भारत का थार है, और पूरे विश्व का है सहारा, सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद। सार्क एक संगठन है जिसमें कई देश शामिल है, 5-6 हैं शामिल, और उसी का मुख्यालय बताना है आप लोग को। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, सही बात है। आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी ये बताने हैं। तो बिल्कुल गया में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। देखिए इसमें सब दिया है ऑप्शन में, तो इस सब स्थान जो है ना कुछ से रिलेटेड है। ज्ञान हुआ गया में, जन्म हुआ लुम्बिनी में, इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी, और यहाँ पे पहला उपदेश दिए थे, पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, पहला उपदेश दिए थे। जब जाएंगे आप सारनाथ में घूमने, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही बनाए चित्र मिलेंगे कि बुद्ध जी कुछ कह रहे हैं, बच्चे सब सुन रहे हैं, वैसा वाला उपदेश दिए थे। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, मरणोपरांत की बोला जाता है इसको, कि क्या इसको देखिएगा, 2 वर्ड होता है, आप लोग कमेंट करिएगा कि वो कौन कौन से वर्ड है जो कि दोनों से रिलेटेड है। ये मृत्यु हुआ था यहाँ पे। देखिए चारों स्थान मैंने बता दिया है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे जन्म, यहाँ पे इनका मतलब ज्ञान का प्राप्ति, यहाँ पे उपदेश, और यहाँ पे मृत्यु। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? वर्तमान में गृह मंत्री बताना है, वर्तमान अभी हाल ही में कौन है? तो ये हैं गृह मंत्री, अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। भारत के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। ये डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक, एस जयशंकर है विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। करो या मरो का नारा किसने दिया था? अभी मैंने पहले बताया था, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे आप लोग कर बैठेंगे, सही कर बैठेंगे, चमक जाएगा उत्तर आपकी आंखों के सामने।
तो बिल्कुल बी ऑप्शन मेरे आंखों के सामने चमक रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अभी मैंने पहले जिक्र इसका किया था, करो या मरो का नारा कब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये भारत का अंतिम आंदोलन था। इसके बाद कोई आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। 1947 में आज़ाद हो गया था। वो डेट था 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में, ना कि बच्चे के शरीर में। मनुष्य के शरीर में पूछेगा तो 206 हो जाएंगी, ठीक। और एक छोटे बच्चे शिशु के शरीर में तो 300 होता है। शिशु के शरीर में 300, क्योंकि कुछ हड्डियां होती हैं जो मतलब छोटी छोटी होती है, एक टुकड़ों में होती हैं। जब बड़े होते हैं तो वो एक ही साथ जुड़ जाती हैं। जैसे 5 हड्डी एक ही में जुड़ के एक हड्डी बना दी, तो ऐसे आकर कुछ घट जाता है तो 206 बन जाता है। एक मतलब किशोरावस्था में जब आप जाते हैं तो आपकी हड्डी सब जुड़ जाती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, तो 206 हो जाती हैं आपकी हड्डियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक जल होता है, एक भारी जल होता है, तो उसी का रासायनिक सूत्र बताना है। तो देखिए इसमें जितने भी सूत्र देंगे हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अपने उत्तर को खोज लेते हैं, आंसर को खोज लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो आंसर नहीं होगा। ये किसका है? CO2। क्या कहते हैं CO2 को? क्या किसी को पता है? तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि हमको पता है, ठीक है। कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि हमको CO2 के बारे में पता है, ठीक। कमेंट करते हैं तो हम लोग का भी उत्साह थोड़ा बढ़ता है, तो हम लोग भी PDF अपना बनाते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पर CO2 का मतलब तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका दूसरा जो ऑप्शन है ये दिया है H2O। H2O का मतलब होता है जल, जो नॉर्मल हम लोग का जल होता है H2O होता है। और NaCl का मतलब होता है नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है, नमक का ये सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा, ये नमक का सूत्र है, नमक का सूत्र है ये, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन जो है यही हमारा आंसर है, जो भारी जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? भारी जल का ये सूत्र है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि 28 नंबर प्रश्न ये है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बताना है। देखिए दूध है, गाजर है, आंवला है, सेब है। बताइए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत का बात करेंगे तो आंवला है। आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन ए के लिए ये है, विटामिन ए के लिए, और ये है विटामिन सी के लिए, और ये है प्रोटीन के लिए। प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा मिलता है, और कैल्शियम मिलता है, ठीक। यहाँ पे ए रहेगा, सी ए होता है। कैल्शियम मिलता है। और सेव में मिलता है काइटिन। क्या मिलता है? सेव में काइटिन मिलता है, याद रखिएगा, सेव में काइटिन मिलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट अंदाज में। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? इसमें क्या होता है? तो ये भूकंप का विज्ञान है, ठीक है। इसमें भूकंप को नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता उपरता नापी जाती है, कितने मतलब कि आया था तगड़ा भूकंप, वो सब मापते हैं इसमें, भूकंप। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न की, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, लाइकोपिन के कारण, या फिर पानी के कारण? बताइए आप लोग फटाफट। तो देखिए इसका उत्तर बिल्कुल आसान है। हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का रक्त जो होता है ये लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होना ये होता है हीमोग्लोबिन का प्रभाव। क्लोरोफिल का काम होता है जैसे कि हरी पत्तियाँ, यही होता है हमारा आंसर। ये होगा कि पौधे पेड़ पत्तियों की हरी पत्तियाँ क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण होती है। ये हरी पत्ती के लिए होती है, हरी पत्ती, ठीक है। और ये जो है लाइकोपिन के कारण, ये टमाटर का रंग जो आप लोग देखते हैं, टमाटर जो लाल हो जाता है, टमाटर, वो लाइकोपिन के कारण ये लाल होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। और बाकी तो यहाँ पर जल के कारण सभी ये मतलब कि पौधे ही होते हैं। हम भी जीवन है हमारा भी जल के ही कारण। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के कारण।
और 31 नंबर है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? बताइए। तो बताइए फटाफट आप लोग, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 78% होता है, 78%। इसके बाद हमारा ऑक्सीजन जो है ये पाया जाता है, ये है 21% पाया जाता है, और बाकी 1% में बाकी अन्य गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ मतलब कि प्रकाश संश्लेषण संभव है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है, उसमें यही वाला गैस रहता है, और जल रहता है और सूर्य का प्रकाश रहता है। जल के संग सूर्य का प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन जो है सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में है। सूर्य एक कैसा गोला है? सूर्य एक हाइड्रोजन का गोला है, सबसे अधिक गैस उसमें हाइड्रोजन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? जो झूठ का पता लगाता है यंत्र, वो किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या फिर काइमोग्राफ? 32 नंबर का ये प्रश्न। बताइए फटाफट। बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा, पॉलीग्राफ के कारण झूठ का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, हैजा, टाइफाइड? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है ये बताना है। तो बिल्कुल रेबीज होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज होता है। आप लोग को पता होना चाहिए रेबीज। रेबीज में क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। रेबीज में ये होता है कि जैसे आपको कुत्ता काट लिया, आप इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं, छोड़ रहे, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी दिन बाद आपको, 1-2 दिन बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि आपको पानी से डर लगने लगा है। आप कुत्ते के मतलब कि कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगेंगे। आप में उसका असर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर टाइम पे दवा नहीं लगा, टीका नहीं लगा इसका, तो आपका जान भी जा सकता है इसमें, क्योंकि धीरे धीरे आपको मतलब इतना आप डरने लगेंगे, इतना डरने लगेंगे कि आपको खुद ही, जैसे कुत्ता लार टपकाता है ना, उसी तरह मुंह खोले रहता है, उसी तरह पड़ा रहता है, उसी तरह आप भी हो जाएंगे और एकदम टपक जाएंगे एक दिन। तो इसलिए जब भी कुत्ता काटे तुरंत सुई लगवाइए, नहीं तो रेबीज फैला ना तो उसके बाद कोई नहीं डॉक्टर बचा सकता है। तो यहाँ पर रेबीज इसी का कुत्ते काटने से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, तांबा? बताइए। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, तांबा? सबको पता है हीरा है। हीरा जो है यही है। ठीक है, आप लोग को कमेंट करना है कि सोने का संकेत क्या होता है। सोने का आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि सोने का संकेत क्या होता है। जो भी पूरा देखेगा वीडियो उसको समझ आएगा। अगला है 35 नंबर प्रश्न की लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, जैविक या फिर कोई नहीं? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक, देखिए पहले परिवर्तन होता क्या है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः उस अवस्था में आ जाए। जैसे कि कोई भी परिवर्तन, जैसे बर्फ़ से पानी बन गया, पानी से फिर बर्फ़ बन गया, तो वो परिवर्तन जो होता है भौतिक होता है। और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक बार चेंज होने के बाद दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकता, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यानी यहाँ पर जो लोहे पर जंग लगता है वो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? यानी जो चाबी वाला घड़ी आता था पहले,
तो उसमें चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा मतलब कि उसमें एकत्रित होती थी? गतिज ऊर्जा, स्थिति विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर शून्य? चाबी उस तरह मतलब फेर देने पर वो कौन सी ऊर्जा उसमें स्थित हो जाती थी, कौन सी ऊर्जा उसमें मतलब कि इकट्ठी होती थी, संग्रहित जिसे कहते हैं? तो वहाँ पर होती थी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इसका सूत्र होता है mgh, याद रखिएगा mgh। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इसका सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर प्रश्न क्या दिया है इसको देख लेते हैं। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन, एथिलीन यानी एसिटिलीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? बताइए फटाफट। फलों को पकाने, जैसे अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो आम जैसे तोड़ा गया है, मान लीजिए हमारे घर ही तोड़ा गया है, तो उसको पकाने के लिए मैं क्या करूँगा? या फिर केले को पकाने के लिए, केला जो होता है उसको पकाने के लिए बताइए फटाफट। तो बिल्कुल ये बी ऑप्शन बिल्कुल, एसिटिलीन या फिर इसे कह सकते हैं एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन या फिर एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं और 38 नंबर देखते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? 90 dB, 60 dB, 120 dB या फिर 100 dB? तो बिल्कुल 60 डेसिबल जो होता है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। इससे ऊपर जाने पर खतरा बढ़ता है। हालांकि डीजे जो बजता है उसका मतलब ध्वनि 90 डेसिबल के पार चला जाता है, लेकिन वो खतरनाक होता है, लेकिन इंसान समझता नहीं है, इंजॉय के लिए वो भी करता है। तो सामान्यतः देखें तो 60 dB सही रहता है, ठीक है, कानों के लिए। 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है? हम भारतवासी, भारत एक गणराज्य है, हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना। बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है? किस वाक्य से होती है ये बताना है। तो ये होता है हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, ठीक है, हम भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि SC/ST वर्ग को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? SC/ST वर्ग को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17? बताइए फटाफट, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। SC/ST को आरक्षण जो है संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, सर्वदातारक समूह कौन सा है? ABO? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए, सर्वदातारक समूह कौन सा है? सर्वदातारक समूह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, सर्वदातारक समूह कौन सा है? AB, A, O या फिर B? तो सर्वदाता, दाता का मतलब होता है कि जो सबको ब्लड दे सकता है उसी को सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। रक्त जो सबको दान कर सकता है उसी को दाता कहते हैं, और जो सबसे ग्रहण कर सकता है उसे ग्राही करते हैं। तो यहाँ पर सबको देखेंगे, ग्राही कौन है, दाता कौन है, सब डाउट इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह O को कहा जाता है, ठीक है। जिसका भी ब्लड ग्रुप O होगा वो किसी को भी, किसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को खून दे सकता है, लेकिन सबसे ले नहीं सकता है, सिर्फ O से ही लेगा। ले नहीं सकता है सबको, लेकिन ब्लड अपना दे सकता है। और ग्राही का मतलब कि ये सबसे ब्लड ले सकता है। AB होता है ग्राही, AB ग्राही होता है। ये क्या होता है? ग्राही होता है, ग्राही। ये ग्राही होता है, सबसे खून ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। और ये O होता है जो
क्या करता है कि सबसे खून मतलब सबको खून दे सकता है, ले नहीं सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन, लोहा। बताइए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। जो देखे होंगे पहले पीला वाला एक बल्ब आता था, उसमें डब्लू आकार का अंदर बना रहता था, तो वही वाला तारवा जो बढ़ता था पीला पीला, वही टंगस्टन का बना रहता है। और नाइक्रोम का क्या बना रहता है बताइए आप लोग? नाइक्रोम का बना रहता है वो जो होता है हीटर का तार। जो पहले हीटर आता था जो लाल बढ़ जाता था एकदम, अब तो इंडक्शन आ गया है, लेकिन पहले का जो था इस तरह मोड़ मोड़ के लगाया जाता था उसमें कीड़े के जैसा, तो वो जो तार होता था वो नाइक्रोम का होता था। इतना उसका पावर रहता था ना कि उसमें कितना भी बिजली डाल दें वो गलता नहीं था। उसका गलने का गलनांक था 3000 डिग्री सेल्सियस, उतना गलनांक था उसका। ठीक है। और यहाँ पे टंगस्टन जो है ये बल्ब में रहता है। अभी बल्ब मिल रहा है, अभी कहाँ बहुत जगह अभी बढ़ता है पीला वाला बल्ब, नहीं तो हर जगह तो एलईडी आ गया है, लेकिन टंगस्टन जो होता है उसी में लगा रहता था, अभी लगा रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 43 नंबर प्रश्न बोला है कि रण ऑफ कच्छ भारत के किस राज्य में? यानी कच्छ का रण बोलते हैं इसको, कच्छ का रण या फिर रण ऑफ कच्छ, उसी को बोलते हैं कच्छ रण को, रण का कच्छ, कच्छ का रण। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बंगाल। बताइए, कच्छ का रण किस राज्य में है? तो वो है अपने गुजरात में। आप लोग को पता होगा एक नदी निकलती है जिसको नमक की नदी बोलते हैं, लूनी, लूनी नदी। लूनी नदी का स्टार्टिंग तो पता है, लेकिन मतलब कि एंडिंग नहीं पता है, क्योंकि वो कच्छ के रण में जाके, कच्छ के रण में जाके कहीं पे खो जाती है, मतलब एकदम उसी में समाहित हो जाती है, तो पता नहीं लगता है कि कहाँ पे ये गिर रही है। इसलिए इसका उद्गम तो पता है, लेकिन उसका कहाँ पे गिर रही है वो नहीं पता है। ठीक है, वो गुजरात में है, आप लोग को पता होना चाहिए। 44 नंबर देख लेते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, सोडियम कार्बोनेट। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि जो खाने वाला सोडा होता है और जो धोने वाला सोडा होता है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो खाने वाला सोडा होता है ना, खाना जो कौन बनाता है, खाना अगर किसी घर में कोई अगर रहता है खाना बनाने वाली ताई, तो उसको बाई बोला जाता है, बाई। बाई मीन्स खाना बनाने वाली बाई। तो यहाँ पर वही सोडियम बाई कार्बोनेट जब आएगा ना, तो ये खाना वाला होगा। बाई इसमें लगा है ना, बाई, तो इससे याद कर लीजिए कि जब भी बाई लगा होगा तो वो समझिए कि सोडियम बाई यानी कि खाने वाला सोडा का नाम कर रहा है, और सोडियम कार्बोनेट सिर्फ होगा तो वहाँ पर धोने वाला सोडा का नाम ले रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मतलब कि ये वॉशिंग सोडा का नाम ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बताइए कौन सी गैस होती हैं? तो वो होती है बी ऑप्शन, जो प्रोपेन और ब्यूटेन है वही वाला होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। आपको लोग को पता होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखते हैं प्रश्न को। चलिए देखते हैं 46 नंबर क्या बोला है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.4 या फिर 5.5। तो ये होता है बी ऑप्शन, बिल्कुल 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं। देखिए इसमें 60 प्रश्न है, जो कि 50 प्रश्न होंगे जीके के और 10 प्रश्न हैं मैथ के। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी तो जीके चल रहा है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? भूकंप, ओजोन परत, ज्वालामुखी या फिर नदियाँ। तो सुरक्षा कवच है आपका ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओजोन परत ऐसी परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है? सूर्य के पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। उसको सूर्य का जो भी किरण आता है हम लोग के पास धरती पे, वो छान के आता है, मतलब एक जाली जैसा वो एक कवच हमारे ऊपर लगा रहता है, मतलब हमारे मंडल में लगा है, ऊपर जो है ना कि समताप मंडल, उसके ऊपर लगा है वो, और इसके ऊपर लगा है तो इसी वजह से हम लोग के ऊपर वो किरण छन के आती है ओजोन परत से। अगर ये परत हट गया तो बहुत बढ़िया मतलब कि बीमारी आएगी, नैने मतलब कि अनेकों प्रकार की बीमारियां आने लगेंगी, जैसे कैंसर, स्किन इन्फेक्शन, मतलब बहुत प्रकार की बीमारियां आएंगी, और यही हमें बचाता है।
और इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, तो CFC गैस है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे फ्रिज से निकलता है वही वाला, वो सबसे नुकसानदायक होता है, ठीक। और इसका दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सूत्र होता है O3, इसका सूत्र है O3, याद रखिएगा ओजोन परत, ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस होता है, ओजोन एक गैस होता है, O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपर रहता है और इसमें क्या है कि यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन। मैंने पहले ही बताया था कि बर्फ़ पिघल के फिर से बर्फ़ उसको फ्रिज में रख के बना सकते हैं। तो जो चीज़ पहले अवस्था में है दूसरे में बदली, फिर दूसरे से फिर पहले में आ जाएगी, तो वो चीज़ जो होता है वो होता है एक भौतिक परिवर्तन, जो कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के बावजूद भी फिर पुनः अपने अवस्था में आ जाएगी, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही था। 49 नंबर देख लेते हैं। सबसे हल्की गैस, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बिल्कुल यहाँ पर हो गया बी ऑप्शन, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद हीलियम है, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। हीलियम क्यों है, हीलियम देखे होंगे आपके उड़ने वाले गुब्बारे में भरा जाता है। हाइड्रोजन भी कहीं कहीं होता है, कहीं हीलियम भी होता है। तो हीलियम ज़्यादातर होता है, तो हीलियम जो है वो भी हल्की होती है, वो गुब्बारे में उड़ने लगती है हवा में, ठीक है। और ये जीके का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद मैथ चलेगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, इसका सूत्र होता है N2O, N2O, ठीक है, N2O। अब बताइए लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, मतलब सूत्र तो हो गया, रासायनिक नाम बताइए आप, रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल भी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है इसका रासायनिक नाम। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये जो प्रश्न आएगा आप लोग को थोड़ा सा कठिन लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय करता है, जिनकी चाल क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा और 30 किमी प्रति घंटा है। औसत चाल पूछा है। औसत चाल, औसत चाल का इसका सूत्र क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। जब 3 चाल मतलब 3 स्पीड एक ही संग दे दे तो उसका औसत चाल पूछेगा तो क्या होगा। इसका सूत्र होता है 3XYZ बटे में XY YZ प्लस XZ। ये देखिए ये सूत्र होता है, 3 ठो जब आएगा ना, स्पीड जब आएगा, चाल जब आएगा, तो यही सूत्र होता है 3XY, यानी कि 3 गुणते 10 गुणते 20 गुणते 30, यानी कितना हो जाएगा। हम लोग लिख लेते हैं इसको, 3 गुणते 10 गुणते 20 गुणते 30, और बटा में क्या आएगा, इसके बटा में आएगा 10 में 20 का गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 200, प्लस 20 में 30 का तो ये हो जाएगा 600 गुणते, अब 10 में 30 का तो ये हो जाएगा 300। अब इसको जोड़ दीजिए, 200 और 300 500, 500 और 600 1100 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1100। तो हम नीचे 1100 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या कर रहे हैं, 1100 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 1100। 2 ठो जीरो से ये 2 ठो जीरो खत्म हो गया, अब तो कटेगा ही नहीं, तो आप गुणा कर लीजिए। तो 3 दूनी के 6, 6 3 18, 18 में 10 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के 180 बटे के 11 किमी प्रति घंटा, जो भी ऑप्शन में चमक गया होगा वही आंसर होगा। तो ए ऑप्शन चमका है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आंसर हो जाएगा, क्योंकि और इसका सूत्र मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए इस 3 का सूत्र, 3 गो का सूत्र। जैसे कि 3 ठो चाल दे दिया है तो कैसे हो गया, 3XY बटे में XY प्लस YZ प्लस XZ, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक। XZ है ये, यही होता है। 3 जब चाल दे देगा, औसत चाल पूछेगा तो यही सूत्र लगेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ें, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न जो है इसको भी देख लेते हैं। 36 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार कर देती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, रेलगाड़ी की चाल पहले निकाल लेते हैं। जब भी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है
तो वो अपने आप को ही पार करती है, ना कि किसी और चीज़ को। तो खम्भे को पार करना मतलब कि उसका दूरी जो होगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसका दूरी होगा। तो सबसे पहले इसकी दूरी निकालें। दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर, यानी दूरी का बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणते समय, चाल गुणते समय। तो यही करना है यहाँ पे। 36 किमी प्रति घंटा है तो पहले इसे करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 का गुणा कर लेंगे। 18 दूनी के 36, 5 दूनी के 10, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्यों हम मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं? क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग जो था ना वो सेकंड में था, तो हमारा जो भी चाल होगा ये घंटा नहीं होगा। यहाँ पे ये किमी प्रति घंटा था ना, तो इसको मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैं इसमें 5/18 का गुणा कर दिया हूँ। 5/18, देखिए 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5, जहाँ से 10 हमको 10 मीटर प्रति सेकंड चाल मिल गया है। ठीक है, अब दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, यानी 10 गुणते 25, 10 गुणते 25। तो इसको क्या करें, गुणा कर दे, तो ये जो निकलेगा ये रेलगाड़ी का दूरी होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ये जो 250 निकला है ये क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है। अब रेलगाड़ी की लंबाई या प्लस करेंगे इसी में पुल की लंबाई, ताकि पूरा दूरी हमको पता चल सके। तो ये जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा लगभग 3 2 5 1 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। अब चूंकि ये दूरी है, अब दूरी बटे में समय हमको करना, दूरी बटे में चाल करना पड़ेगा, क्योंकि समय निकालने के लिए क्या होता है? दूरी बटे के चाल। और चाल जो था हमारा 10 निकला था, 10 मीटर प्रति सेकंड जो निकाले थे, इस 36 को बदले थे, तो वही 10 से इसमें भाग दे देंगे। तो जो भी निकलेगा ये समय निकलेगा सेकंड में। 60 सेकंड का समय लगेगा उस पुल को पार करने में। तो यहाँ से ये 60 सेकंड सही हो गया है। देखिए पहले हम क्या किए हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई निकाले हैं, रेल की लंबाई। ठीक, रेल की लंबाई निकालने के बाद हम इसमें पुल की लंबाई भी ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद इसी में भाग दे दिए हैं इसके चाल से। जो चाल था इसका मीटर प्रति सेकंड में 10 आया था, उसी से भाग दे दिए हैं। तो यहाँ पर 60 निकल के आया है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आगे करते हैं और अगला सवाल है, 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी मतलब ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई बतानी है। तो चलिए इसका सुरंग की लंबाई बता देते हैं। कैसे करेंगे ज्ञात? देखिए चाल दिया है 60 किमी प्रति घंटा में, और चूंकि ये मीटर है, यहाँ पे भी सेकंड है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/18 का गुणा, तो 6 से 6 18, 6 कम 6 10, 10 5 50। तो ये हो जाएगा 50/3। ये चाल ही है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में ये 50/3 क्या है? चाल ही है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो दूरी में यहाँ पे लिखना पड़ेगा 243, क्योंकि ये ट्रेन की लंबाई है, प्लस सुरंग की लंबाई नहीं पता है तो हम कर देंगे यक्स, क्योंकि जो भी लंबाई होता है, जो भी सुरंग का ट्रेन का होता है, उसको जोड़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं? उसको जोड़ते हैं। बटे में कितने समय में पार कर रहा है? 42 में। 3 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 14, 14 से ये गुणा होगा इसमें, तो 14 5 70। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, 700 बराबर 243 प्लस एक्स, कुछ इसी प्रकार से बनेगा। अब इसको कर देंगे पक्षांतर इस साइड, तो 700 में से 243 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? आप लोग घटाइए इसको। ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा? 4 आ जाएगा, यानी 457 कहीं पे दिख रहा है, यानी ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 457 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं कि बोला है कि अशांत मतलब अजय शांत पानी में 6 किमी प्रति घंटे की गति से अपनी नाव चला सकता है। यदि धारा गति इतना है तो 30 किमी जाने में कितना समय लगेगा? देखिए 30 किलोमीटर जाना है, लेकिन ये देखिए इसमें कि अनुकूल जाना है धारा के कि प्रतिकूल जाना है धारा के। तो यहाँ पे लिखा है अनुकूल। क्या लिखा है? अनुकूल। अनुकूल का मतलब ये होता है कि जैसे धारा इस साइड से बह रही है, इस तरह, मतलब इस साइड जा रही है, इस साइड, और हमारा नाव जो है वो भी, ये नाव है जो ये भी इसी साइड जा रही है, तो धारा भी यही साइड
इसी साइड और नाव भी यही साइड। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इसका क्या होता है कि चाल जो है जुड़ जाता है, क्योंकि धारा का चाल भी कुछ होगा और कुछ नाव का चाल भी होगा, तो उसका चाल जो होता है जुड़ जाता है, तो यही जुड़ जाएगा। तो ये जो 4 किमी प्रति घंटा धारा की चाल है और नाव की चाल है 6 किमी प्रति घंटा, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और समय बराबर होता है दूरी, दूरी यहाँ पे 30 किलोमीटर है, बटे में चाल, चाल कितना हो जाएगा, 6 4 10 अब हो जाएगा चाल, क्योंकि धारा और नाव दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि एक ही साइड जा रहे हैं तो साथ साथ जाएंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 3 घंटा लगेगा समय, 3 घंटा लगेगा समय जाने में, ठीक है, 3 घंटा समय लग जाएगा जाने में, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं कि ABC एक व्यापार शुरू करते हैं, इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं और अंत में मतलब वर्ष के अंत में लाभ होता है उनको 25,480 रुपये का इनको लाभ हो जाता है, ठीक है, लाभ हो गया, अच्छी बात है। अब पूछा है कि ए और बी का कुल हिस्सा कितना है, चलिए बता देते हैं। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ये लगाया है 14,000। तो देखिए 3 ठो जीरो इसमें भी है, 3 ठो इसमें भी और 3 ठो इसमें भी, तो तीनों को कटा देते हैं। यहाँ पे 14 हो गया सिर्फ, यहाँ पे 18 हो गया सिर्फ, और यहाँ पे क्या हो गया 24, इसको भी कटा देते हैं 2 से, तो ये 7, ये 9 और ये 12। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 9 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना, 9 7 16, 16 12 28 हो जाएगा। यानी ये जो लाभ है ये 28 के बराबर है, इसको 28 के बराबर दिखाएंगे कि ये जो लाभ आया है। देखिए यहाँ पे जब हम 0 0 0 कटाए थे, 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12 आया था, तो ये लाभ का अनुपात आया है। क्या आया है, लाभ का अनुपात। तो टोटल लाभ इतना है 25,480 और उसमें ये लाभ दिया है लाभ का अनुपात, तो इसको सबको ऐड करके हम इसके बराबर दिखा देंगे, क्योंकि पूरा लाभ बराबर पूरा लाभ। तो 9 7 16 12 28 हो जाएगा, 28 बराबर 25,480 है, तो 25,480 में हम दे देंगे, क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे 28 से और इसको कटाएंगे। देखिए कटाइए 2 से या फिर 4 से कटाइए, 4 छके 24, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 0 बटे में हो जाएगा ये 4 सत्ते 28, ये 7 से कट जाएगा, तो ये कटेगा तो 63 70 था, 63 70, 7 से कटेगा तो आ जाएगा 7 9 63, 7 एकम 7, 910। अब 910 है तो किसका पूछ रहा है, ये बत है, किसका पूछ रहा है, ए और बी का। तो ए और बी का, ए का कितना था 7 था और प्लस बी का कितना है 9 था, अनुपात 9 7 16, 16 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 91 910 गुणते 16, 16 को 0, 16 का हम 16, 16 9 144, 145, 145, यानी कि आया है 14 5 60, 14 5 60, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम कुछ किए नहीं है इसमें, देखिए क्या हुआ है कि इसको कटाए हैं, इसको कटाए हैं, इसको कटाए हैं, तो यहाँ पर सबसे सरलतम रूप आया 7। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये सही कर देते हैं, ठीक ठीक है। यहाँ पे आया था 7 9 और 12, ये अनुपात था जो लाभ का था, इसको सबको ऐड किए और इसका ऐड था पूरा 25,480, इसके बराबर में 25,480 को दिखा दिए और कटाए तो यहाँ से आ गया 910, कट पिट के एक के बराबर आया है 910। अब हमको इन दोनों का बताना था, जोड़ के जोड़ना था, या तो आप 7 का गुणा करिए, 9 का गुणा करिए इसमें और जोड़ दीजिए, या फिर 7 9 को पहले ही जोड़ दीजिए उसके बाद गुणा कर दीजिए इसमें, यानी 16 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो जो आया है ऑप्शन आपका 14,560 बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है, 14,560 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न होगा कि एक वर्ग एक वृत्त का परिमाप समान है, मतलब कि एक वर्ग जो है एक वृत्त के परिमाप के समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना। चूँकि परिमाप समान है इसलिए हमको पहले वृत्त का क्षेत्रफल से यहाँ पे इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1386 बराबर पाई का मान 22 बटे में 7, पाई का मान ये हो जाएगा गुणते आर का स्क्वायर। कटाइए इसको, कैसे कटेगा ये 11 दूना 22, यहाँ पे 11 का हम 11 2 बचेगा, 11 दूना 22, 11 छके 66, ये 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और ये 7 आ गया है, तो यहाँ पे 7 का गुणा हो जाएगा 63 में, 63 गुणे 7 बराबर
आर स्क्वायर, 17 के 21, 7 के 42, 42 के बाद 43 44 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 441। अब आर बराबर करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। जब ये इसको हटा देंगे अगर, तो ये रूट में आ जाएगा। इसका मान होता है 21, यानी आर बराबर क्या आ गया 21। अब आर बराबर 21 आ गया तो इसका परिमाप निकालें हम लोग। तो परिमाप क्या होता है 2 गुणते 22/7 गुणते 21, 7 तरीके 21। अब गुणा कर दीजिए, 21 दिया 63, और 63 में 2 का गुणा कीजिए तो आपका आ जाएगा 6 और आ जाएगा ये 112, मतलब 126 आ गया। 2 6 के 12 हो गए 126। 126 जो है परिमाप ये होगा वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का ये परिमाप हो गया। क्या हो गया वर्ग का परिमाप, क्योंकि बोला था कि जो वृत्त का परिमाप होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। तो वृत्त का परिमाप हमारा 126 आया था, तो यही वर्ग का परिमाप भी हो गया। अब जब वर्ग का परिमाप है तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणते भुजा, होता है ना, 4 गुणते क्या होता है भुजा। अब भुजा बराबर लिखेंगे तो ये 4 को भेज देंगे इसके नीचे, तो आ जाएगा कहाँ पे 126/4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ दिक्कत हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत हुआ है। 2 गुणते 22/7 गुणते 21 हुआ था। यहाँ पे ये 3 17 के 21 और ये 66 होगा। देखिए यहाँ पे दिक्कत हुआ था थोड़ा सा, ये 22 तिया 66 होगा। क्या होगा 22 तिया 66 गुणते 2, 2 6 के 12, 2 6 के 12 1 13, 132 होगा। सॉरी 126 नहीं होगा, वो गलती से हो गया था, 132 होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 132 बराबर हो जाएगा 4 गुणते भुजा। ये ऐसा सवाल होता है ना कि एकदम फिट आता है, ये कटने वाला ही आता है। तो भुजा बराबर जब करेंगे तो ये 4 से ये 132 कटेगा, तो 4 तिहाई 12 और फिर आ जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक, भुजा का मान आ गया कितना, भुजा बराबर आ गया, भुजा आ गया 33। अब पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर होता क्या है, 33 का स्क्वायर याद कर लीजिए आप लोग का 1089, यानी 1089 होता है। यानी इसमें दिया है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन जो भी है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैथ है थोड़ा सा, तो उसको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या दिया है अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है आयतन का सूत्र, जो कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा प्रोसेस होगा। तो देखिए 4/3 का मतलब कि अर्धगोला बोला है, तो इसका कर देंगे हम 2/3 गुणते 22/7 गुणते 21 गुणते 21 गुणते 21। यहाँ पे भी 21 एक हो जाएगा, क्योंकि एक आर का क्यूब था तो इसलिए 3 7 21, 7 से 7 खत्म, ये हो जाएगा गुणा। तो ये इसका मान आएगा 441, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441। तो 441 में गुणा कर देंगे हम 22 दूनी के 44 का, करते हैं तो 4 16 1 17, गुणा कीजिएगा आप लोग, 4 6 7 1। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये 6 4 10 को 0, 7 6 13 1 14 को 4, 7 1 8 1 9 और 1 19 40 4, 19 40 4 कहीं दिख रहा है आप लोग को, 19 40 4। आप लोग देखिएगा, गुणा अच्छे से आप लोग करेंगे तो आप लोग का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यही उसका उत्तर हो जाएगा, 19 40 4। सेमी क्यूब होता है, क्योंकि आयतन का जो होता है क्यूब से होता है, इसका मात्रक जो होता है, अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेमी होगा तो सेमी क्यूब। चलिए शुरू करते हैं अगला। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है प्रश्न, ये 10 क्लास का प्रश्न है। दिया है कि एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई है कि सीढ़ी के दीवारों के बीच 90 मतलब 30 अंश का कोण बन रहा है। आधार दीवार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये दीवार है, ये एक सीढ़ी है और ये धरती है, तो ये सीढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो बन रहा है कोण, ये 30 अंश का बन रहा है। कितना, 30 अंश का। और ये ऊंचाई हमको बतानी है यच, और ये हमको दिया है, क्या दिया है इसमें, ये दिया है सीढ़ी, यानी कि ये हमको दिया है 18, और ये ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण है, ये आधार है नीचे वाला, और ये क्या है लंब है, लंब।
तो हमको रिलेशन देखना है लंब बटे कर्ण में। लंब बटा कर्ण होता क्या है? तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो लंब कितना था? तो लंब भी हमको बताना था h ऊंचाई, और बटे में कर्ण कितना था? तो 18 था। साइन थीटा होता है तो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1/2। 2 से ये कटेगा 2 9 18, यानी h बराबर क्या आ जाएगा? ये गुणा होगा यहाँ पे, तो h बराबर आ जाएगा कितना? 9, जो कि दिया है आप लोग के ऑप्शन में C। यानी यहाँ पे 9 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न, मज़ेदार प्रश्न है जो कि आप लोग को आना चाहिए, और नहीं आएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी है, एक कोष्ठक में a माइनस बी है, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे करेंगे तो a होगा √5, b होगा √11। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये होगा, तो ये जब रूट में होता है तो उसका 2 बार गुणा होता है ना, तो रूट से बाहर निकल जाता है, माइनस ये भी रूट से बाहर, यहाँ पे घट के क्या आ जाएगा? -6। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये बताना है कि इस यहाँ पे दिन कौन सा आएगा। तो देखिए ये तरीका होता है, आसान तरीका। मैं एक एक स्टेप बताऊँगा। स्टेप 1 क्या है? आप 47 में से 1 को घटा दीजिए। ये तरीका सीखिए पहले। 47 में से 1 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 46। 46 बटे में 4 कीजिए, 4 से भाग देना है आपको, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 11 बार में कटेगा, कुछ शेष भी बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो शेष से नहीं मतलब है कितनी बार में पूरी कट जा रहा है, ये कि कहाँ तक कट रहा है। तो 11 44 तक कट रहा है, तो हम 11 ही लेंगे। ये जो आया है ये लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष। लीप वर्ष का गुणा करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 प्लस, अब यहाँ पे 46 में से 11 को घटा देंगे। लीप वर्ष यहाँ पे ये जो है 46 जो था, इसमें लीप वर्ष भी था, साधारण वर्ष भी था, इसमें सब था। इसमें से हम लीप वर्ष को हटा रहे हैं तो बचेगा कितना? ये आ जाएगा 35। 35 जो आया ये साधारण वर्ष है। क्या है ये? साधारण वर्ष। तो लिख देंगे 22 प्लस 35 प्लस यहाँ पे 1900 बचेगा। 47 का तो ऑपरेशन कर दिए हैं, बचा है 1900। तो 1900 का करेंगे तो ये 4 से कटाएंगे ना, तो 1600 तक कटेगा, बचेगा इसमें शेषफल 300। पूरी नहीं कटाना है, 100 के डिजिट में ही कटाना है। तो 1600 कटेगा और 300 बचेगा। तो 300 का कोड होता है 1। क्या होता है? 300 का कोड याद रखिएगा, क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे जनवरी फरवरी का कोड यहाँ पे लिखेंगे। समझिए जनवरी का कोड, फरवरी कोड कैसे निकालते हैं। जनवरी फरवरी का कोड निकालने के लिए आपको महीना पता होना चाहिए कि कितने दिन का होता है। जनवरी होता है 31 दिन का, इसमें 7 से भाग देंगे तो ये आएगा कितना शेषफल आएगा, वही इसका कोड होगा, 3 आएगा शेषफल। क्योंकि ये 7 चौके 28 कटेगा तो 3 शेषफल, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब इसी प्रकार से फरवरी जो है, अगर लीप वर्ष है तब तो 1 होगा, लीप वर्ष नहीं हो तो 0। तो यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, कैसे पता करें? तो 1947 जो है ये 4 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए इसका कोड होगा 0, इसका नहीं लिखेंगे। जनवरी फरवरी हो गया, मार्च का भी 3 होगा, अप्रैल का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कोड। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई का 3 हो जाएगा, और जून का तो 3 दिया ही दिया है। यहाँ पे सब में 7 से भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही इसका मतलब कि उतना ही आगे हम बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे भाग देंगे 7 से, तो यहाँ पे 1 मिलेगा हमको, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, कट जाएगा। शेषफल हम सब देखेंगे, जहाँ पे भी कटाएंगे हम शेषफल ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो जोड़ना पड़ेगा, तो 3 1 4, 4 3 7, यहाँ पे 7 कट गया, 3 3 3 3 6 2 8, 8 है, 7 से भाग देंगे तो 1 और शेषफल बचेगा, यानी 1 1 कितना हो गया? 2। तो 2 पे आता है मंगलवार। आप लोग को अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा, हम एक पूरा वीडियो इस पर बना देंगे। मंगलवार आएगा इसका आंसर, मंगलवार आएगा। देखिए एक गोला होता है, इसमें एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, और एक 0 होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है यहाँ पे सोमवार आता है। क्या आता है? सोमवार। यहाँ पे मंगलवार। 2 पे क्या आता है? मंगलवार। यहाँ पे 3 पे बुधवार, यहाँ पे गुरुवार, शुक्र, यहाँ पे शनि, और संडे होता है छुट्टी का दिन, इसीलिए 0 है। ठीक है, संडे छुट्टी का दिन है, इसी 0।
तो 2 आया था हमारा, तो मंगलवार बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग गूगल से कीजिएगा, मंगलवार ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बस एक कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो इस पे पूरा एक वीडियो इसी पे बना देंगे कि कैसे इसको ज्ञात करना है। आप किसी वीडियो का ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न देखते रहिएगा और सपोर्ट कीजिए। और अग्निवीर का जो भी होगा मसला हमसे बात कीजिए, हमसे शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्व करके देंगे, आप लोग बस एक कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा सेल्फ स्टडी हब।